अस्सलाम वालेकुम। जावा इनहेरिटेंस के हवाले से एक मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी जिसमें सिंपल इनहेरिटेंस यानी कि क्लास को दूसरी क्लास से कैसे इनहेरिट करते हैं और उसमें एक माउस की एग्जांपल दी थी। तो अभी कुछ और चीज़ें थीं जो इनहेरिटेंस के हवाले से रहती थीं, तो इस वीडियो में मैं वो डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस, जैसा कि रियल लाइफ में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फ़ीचर आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, यानी पेरेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो जाती हैं। तो जावा के अंदर सपोज करें कि एक क्लास है, लाइक कार क्लास है, तो उसको आपने एक्सटेंड करना है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार में, तो वो उसमें उसी को उसकी कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है, बाकी सारे फीचर्स उसके वही रहते हैं। तो इनहेरिटेंस को अगर थोड़ा सा उसमें यानी कि इस तरह से देखें तो वो ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोई एक चीज़, ये क्लास ए बना लेता हूँ। अब ये जो क्लास ए है ये इनहेरिट हो रही है। अगर इसको मैं इनहेरिट करता हूँ किसी क्लास बी में और इसको फर्दर किसी क्लास सी में, तो ये यूजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी क्लास बी जो है वो पार्ट ऑफ क्लास ए है। इसी तरह जो सी है ये एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। तो इसको अगर अदरवाइज उस तरह से समझें तो ये ऐसा है कि यानी एक कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के, सी ने बी को इनहेरिट किया और बी ने ए को इनहेरिट किया। अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कंस्ट्रक्टर्स भी होंगे। तो फंक्शन, एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्टर्स, तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते। यानी पहली चीज़ क्या है कि किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं होता, इंस्टेड वो वहीं पे चलता है। फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स, तो जो फंक्शंस या मेथड्स पब्लिक होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाएंगे, और अगर सेम फोल्डर है तो डिफ़ॉल्ट भी, यानी सेम पैकेज है तो डिफ़ॉल्ट भी इनहेरिट हो जाएगा। तो क्या इनहेरिट नहीं होगा? इनहेरिट प्राइवेट मेंबर्स नहीं होंगे, यानी अगर प्राइवेट मेंबर्स होंगे उस क्लास के तो वो इनहेरिट नहीं होंगे। तो इनहेरिटेंस को यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में, उसमें किसी भी क्लास को इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें ये क्लास का नेम होता है, बाकी फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही होती है उसका एरो जो है वो इस तरफ होता है, और इस रिलेशन को ईजा रिलेशन कहते हैं। तो इसका अल्टीमेट जो पर्पस है वो रीयूजेबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को एक एग्जांपल या एग्जांपल्स के साथ जो है वो वन बाय वन देखते हैं। तो अभी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में, यानी अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहा हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है जिसको मैं ए के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक पेरेंट क्लास है। अब इस क्लास में कोई इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है, इसी तरह से इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी है और कोई एक फंक्शन भी डिस्प्ले का बना देते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ए। तो ये एक फंक्शन बन गया। तो इसके अंदर जो है वो एक को डिस्प्ले कर देते हैं। अब ये क्लास बन गई, ये एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है। अगर मैं इसको इनहेरिट करता हूँ किसी सब क्लास बी में, क्लास बी है,
अब एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट इधर एक्सटेंड्स ए लिखेंगे तो ये वो क्लास इसमें इनहेरिट हो जाएगी। तो मकसद ये हुआ कि अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो ए क्लास का वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो उस सेम पैकेज में है तो इसलिए वो एक्सेस हो रहा है। तो अब अगर मैं इधर इंटीजर टाइप का एक बी वेरिएबल बना लेता हूँ और फर्दर उसी तरह से एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बी, तो एक फंक्शन बन गया। और इधर मैं इसको बी को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब ये जो क्लास बी है ए को एक्सटेंड कर रही है। अब इन टोटल इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक ए और एक बी। इसका अपना कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है। तो अगर हम देखें तो इस क्लास के एक ये डिस्प्ले बी का फंक्शन है, इसी तरह इसके अंदर डिस्प्ले ए का फंक्शन है जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहा है, और बाकी जो है वो इसमें एक कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर इन प्लेस एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसी पेरेंट क्लास में, मैं बी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी, तो अब इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होगी कि ये जो बी का कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये इस ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि जी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह से अगर इधर आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे भी एस आउट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। तो अब अगर मेन को देखें तो इसमें मैंने बी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यानी बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखें कि पहले उसने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देन उसने कंस्ट्रक्टर ऑफ बी कॉल किया। तो एग्जीक्यूशन कैसे हुई, जैसे ही आपने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट एक कॉल, सुपर कॉल इसको कहते हैं, यानी कि ये वाली कॉल खुद से ऐड कर देता है जो कि उसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर की कॉल होती है। तो जब भी किसी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो अब अगर मैं इस क्लास में कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर देता हूँ और मैं उसमें एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, तो अब ये एक एरर आ रहा है और यहाँ भी एरर आ रहा होगा। अब एरर क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी इसको थोड़ा सा एक और तरीके से देखते हैं कि अगर मैं ये चेंज नहीं करता तो अब ये कॉल ये वाली वैसे ही रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी। आप क्या करते हैं कि अब ये जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है इसको एक आर्गुमेंट दे देते हैं इंट ए। तो अब देखें तो अब इस क्लास में ये जो कॉल है ये अब एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब इसमें एरर आ रहा है, देयर इज नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन ए। ए इसकी सुपर क्लास है। तो इसी तरह से यहाँ पे एरर आएगा जब आप इसको रन करेंगे तो हाँ ये एरर आ गया कि वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो कंस्ट्रक्टर की कॉल है, या तो आप इसमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ऐड करें जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, तब भी एरर रिमूव हो जाएगा, या फिर क्या करें कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला, इसकी कॉल यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करें। वो कैसे की जा सकती है, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। सुपर जो है ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल है।
तो यहाँ मैंने 4 एज ए आर्गूमेंट पास किया। तो अब देखें तो अब ये एरर रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर सारी क्लासेस के कंस्ट्रक्टर की कॉल्स को इंश्योर करना पड़ता है। अब मैं अगर क्लास यहाँ पे सी बनाऊँ, इसको मैं एक्सटेंड्स बी से करूँ, तो अब इसमें क्या होगा, अब ये सी का ऑब्जेक्ट एज इट इज़ बन जाएगा। सी ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू सी, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब सीक्वेंस क्या होगी कि अगर मैं ये सी क्लास के कंस्ट्रक्टर, यानी इसमें इस वक्त कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर ऑफ सी इज कॉल्ड, तो अब ये है कि मैं अगर इस एक ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, पहले उसने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर बी का कॉल किया, फिर सी का कॉल किया। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऐसे बन रही है कि जो पेरेंट क्लास है, ग्रैंड पेरेंट, वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है, फिर चाइल्ड क्लास, फिर उसकी चाइल्ड क्लास। हाँ, अब अगर यहाँ पे मैं सुपर कॉल ऐड करूँ, तो चूंकि पेरेंट क्लास में एक सुपर कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है इस पेरेंट क्लास के अंदर, तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई कर दें, तो मैं इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, इंट ए इंट बी। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो चाइल्ड क्लास है इसमें एरर आ जाएगा। अब एरर क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको 2 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड है। कौन कौन से आर्गूमेंट? एक आर्गूमेंट उसको, यानी कोई 2 इंटीजर वैल्यूज देते हैं, लाइक मैंने 1 और 2 दे दिया। तो अब जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब सपोज करें जी यहाँ पे एक वेरिएबल सी में डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी इनिशियलाइज करूँ, तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर दूंगा, इंट ए इंट बी और इंट सी। अब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको आपको ये वैल्यू ए के लिए, यानी जो सुपर क्लास है, ये बी के लिए, और ये वाली वैल्यू जो है वो सी के लिए, जो कि लोकल कंस्ट्रक्टर है, उसके लिए देनी पड़ेगी 3 वैल्यू। ठीक है जी, 3 वैल्यूज आ गई। अब तीनों वैल्यूज यानी प्रॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सी के कंस्ट्रक्टर में कॉल आएगी, ये लाइन, ये पहली लाइन होनी चाहिए। अगर आप इसको यहाँ किसी कहीं दूसरी लाइन लिखते हैं तो ये इनवैलिड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको वापस एज ए फर्स्ट लाइन, यानी सुपर कॉल मस्ट बी दी फर्स्ट लाइन इन बॉडी ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। तो अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इसी तरह से अगर आप इसको समझें तो आप ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे यानी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे को कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़, अब इसके अंदर एक वेरिएबल ए है जिसको मैंने वैल्यू पास की, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 जा रही है, बी के अंदर 2 जा रही है, और सी के अंदर 3 जा रही है। अब मैं अगर ये सी क्लास के अंदर इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा दूँ, डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा, और इसमें तीनों वैल्यू इन ए, वैल्यू इन ए वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। इसी तरह से
इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू इन बी और ये सी आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे और सी क्लास का फंक्शन डॉट डिस्प्ले ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले डाटा, तो इसको अगर कॉल करेंगे तो ये जो उसमें 1 2 3 वैल्यूज़ हैं वो शो करा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ज़ीरो है चूँकि ये वैल्यूज़ इसमें इसमें जा रही हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ आगे किसी वेरिएबल को असाइन नहीं हो रही। लाइक ये जो सी है, तो इसमें हमें एक चीज़ ये लिखनी पड़ेगी, दिस डॉट सी साइन सी, ताकि वो वैल्यूज़ को साइन हो जाए। सिमिलरली ये जो बी वाला है, इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, दिस डॉट बी साइन बी, बी को इसको इनिशियलाइज कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे यानी कि ए में इसके अंदर दिस डॉट ए साइन ए, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसको रीरन करते हैं। तो 1 2 3 वैल्यूज आ गई। अब जो भी डाटा मेंबर्स इस पेरेंट क्लास में, इनको आप यहाँ पे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। यानी ये जो चाइल्ड क्लास है, अगर इसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी और मैं इसको ए को ये कह देता हूँ कि ये इसमें शेडो वेरिएबल ए। ठीक है जी, तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो इसमें, हाँ अच्छा, वो इसमें ये कह रहा है कि ये जो चूँकि लोकल वेरिएबल यहाँ पे है, तो वो इसकी बजाय मैं इसको दिस डॉट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये हो गया। यानी कि ये वाला जो लोकल वेरिएबल है ये इंटीजर था, और ये वाला जो इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अब अगर इधर रन करेंगे इसको, तो अब ये यानी ए वाला जो डाटा है, ये शेडो डाटा जो कि शेडो हुआ है। यानी कि अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो ए की एक्चुअल वैल्यू थी जो कि पेरेंट क्लास से आ रही थी, वो हाइड हो गई, शेडो हो गई। तो अब इसमें क्या आ रहा है आउटपुट, शेडो, जबकि इस पे आना क्या चाहिए था, 3। तो अब अगर मैंने वही डाटा देखना है जो पेरेंट क्लास के ए में आ रहा है, तो मैं इसके साथ सुपर डॉट ये ए लगा दूँ। अब जब सुपर डॉट ए लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर यानी इसको मैं री रन करता हूँ, तो अब ये शेडो की बजाय फिर दोबारा से वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास में अगर कोई वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को चाइल्ड क्लास में रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी टाइप भी वन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टिल ये चाहते हैं कि पेरेंट क्लास वाला वेरिएबल एक्सेस करें, तो देन आपको उसके साथ सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से अगर कोई पेरेंट क्लास में, यानी पेरेंट क्लास में एक डाटा मेंबर है, इसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में उसी नाम से। लेकिन व्हाट अबाउट अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है, यानी कि स्टैटिक, मैं इसको ई डबल ए रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये एक वेरिएबल है स्टैटिक, और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है डबल ए। अब अगर इस वेरिएबल को 0 में वैल्यू दे देता हूँ, तो क्या देखते हैं कि हम इस डबल ए टाइप का वेरिएबल जो है रीडिफाइन कर सकते हैं। इंट
हाँ जी, ये भी कर सकते हैं। अब ये इसके पास कौन सी वैल्यू आएगी अगर मैं यहाँ पे इसको ए क्लास में 10 वैल्यू दे देता हूँ, और ये जो चाइल्ड क्लास है, यानी चाइल्ड क्लास में ए जो है इसको मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, डबल ए जो है इसको मैं 50 दे देता हूँ। तो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ वैल्यू इन डबल ए, अब इसको देखते हैं कि ये क्या इसकी आउटपुट आती है। अच्छा, अब 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये जो लोकल वैल्यू है इसकी 50 इसको कंसीडर किया। तो अगर मैंने वो वाली वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लास नेम डबल यूज़ करूँगा, तो अब वो पेरेंट क्लास वाली वैल्यू जो है, अब यहाँ पे मैंने उसको क्या किया है, क्लास नेम के साथ एक्सेस किया है। तो ये तो हो गया डाटा मेंबर्स के हवाले से। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल पेरेंट क्लास में, यानी कि कोई और वेरिएबल में बनाता हूँ इंट प्रोटेक्टेड प्राइवेट डाटा, एक वेरिएबल है, तो अब ये वाला जो डाटा है इसको अगर मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं, अब ये चाइल्ड क्लास में विजिबल नहीं होगा, यानी इसको किसी भी चाइल्ड क्लास के फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि आप यहाँ पे देखें ए सी बी इनको ऐसे यूज़ किया है जैसे कि इसके अपने मेंबर्स हों। तो अगर मैं यहाँ अटैम्प्ट करूँगा एस आउट करके जो प्राइवेट डाटा है वैल्यू इन प्राइवेट डाटा प्लस, तो अब यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या था, प्राइवेट, ये क्या नाम था इसका यहाँ पे, प्राइवेट डाटा। तो प्राइवेट डाटा, अब प्राइवेट डाटा जो है वो कह रहा है जी हैज़ प्राइवेट एक्सेस, इसका मतलब है ये प्राइवेट जो भी डाटा मेंबर होगा वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल ही नहीं। तो ये तो एक चीज़ होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोटेक्टेड एक्सेस बनाता हूँ, प्रोटेक्टेड इंट प्रोटेक्टेड डाटा, तो ये चूँकि प्रोटेक्टेड एक्सेस है ये चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा। तो इसी तरह की अगर मैं री डिफाइन करता हूँ एक लाइन और मैं उसमें प्रोटेक्टेड डाटा, तो ये एक्सेसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड क्लासेस में पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, अगर विद इन पैकेज है, और प्रोटेक्टेड, ये एक्सेसिबल हो। कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होते, कंस्ट्रक्टर इन प्लेस, यानी उसी क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल होती है और उसके लिए अगर तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एक्सप्लिसिटली सुपर कॉल लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से अब अगर कोई पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन है, लाइक यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो मैं इसको रिटर्न स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, या भी सिंपली जो है वो स्ट्रिंग बना के ये ए का डाटा जो है वो सेंड कर देते हैं।
तो अब ये रिटर्न करेगा ए। तो अगर मैं इस मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, ए क्लास का, ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए यू ए, एक डाटा मेंबर चाहिए इसको। और अगर इस ऑब्जेक्ट ऑफ ए का टू स्ट्रिंग कॉल करें तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया, ये 12 प्रिंट हो गया। तो अब ये 12 कहाँ से आया, ये सी के अंदर ए का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इसको 12 वैल्यू पास की और इसने वो ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी, यानी कि वैल्यू यहाँ पे आई, इसको असाइन हुई और यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी ऑब्जेक्ट ऑफ बी न्यू बी, तो अब इसको चूंकि दो वैल्यूज चाहिए थी, इसको चलें कुछ और वैल्यू देते हैं, 4 और 4। अब जो ऑब्जेक्ट ऑफ बी है इसका टू स्ट्रिंग कॉल करते हैं। हाँ जी, इसको रन करें। अब ये 4 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पब्लिक फंक्शन था, ये ए वाला, ये बी में भी वैसे ही यूज़ हो गया। बी में अब चूंकि इसको वैल्यूज तो दो जा रही हैं, तो लेकिन ये जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है ये ए वाली प्रिंट कर रहा है, यानी अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो इसकी आउटपुट जो है वो 20 आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इसको पेरेंट से आ रही है, तो ये 20 आ गई। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बी है इसका टू स्ट्रिंग का फंक्शन अपना हो, तो मैं उसको इसको इंसर्ट कर दूंगा टू स्ट्रिंग का फंक्शन, और उसको मैं, अब ये मैंने टू स्ट्रिंग एक फंक्शन बना दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब ये चूंकि फंक्शन सेम है, ये इसके सिग्नेचर और इसके सिग्नेचर सेम है, तो इसे कहते हैं ओवरराइड करना। तो इसने क्या किया कि इसको ओवरराइड कर दिया, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रन होगी। अब इसकी वैल्यू 4 आएगी, यानी जैसे वो टू स्ट्रिंग में लिखा हुआ था वैसे इसकी वैल्यू अब 4 आ जाएगी। तो अगर इसको देखें तो ये इसमें अब ये वाली 4 वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 4 भी प्रिंट हो लेकिन इसके साथ वो पेरेंट क्लास वाला टू स्ट्रिंग भी कॉल हो, तो फिर मैं इस क्लास के अंदर यहाँ तक चले, ऐसे हो गया, बल्कि इसमें भी वैसा ही टू स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, यानी इसकी बजाय मैं इसको ऑटो जनरेट करता हूँ 8 इंसर्ट के साथ, तो ये भी जनरेट हो गया। ठीक है जी, तो इसमें ये वाली दो वैल्यूज़ भी आ रही हैं, ये भी आ रही है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, प्लस सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये बी का डाटा भी दिखाएगा और पेरेंट वाला, यानी जो इसका पेरेंट था उसका डाटा भी दिखाएगा। ये बी और ये वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग से आ रही हैं। इसी तरह से आप इसको सी के अंदर भी ओवरराइड कर सकते हैं, यानी अगर मैं सी के अंदर
इसको टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करूँ तो ये अब ये तो अगर इसको रन करें तो ये यहाँ पे यानी मेन है, इसको रन करते हैं। तो अब सी वाला टू स्ट्रिंग, यानी अगर सी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो मैं यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बल्कि ये बना हुआ है सी का ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा। ठीक है जी। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड विद सेम सिग्नेचर बी में भी है और अब सी में भी डिफाइन कर दी। चूँकि सी वाला सिर्फ अपना डाटा दिखा रहा है, यानी उसमें ये सी स्ट्रिंग ए और ए, तो ये अपनी वैल्यूज दिखाएगा। तो इसको रन करते हैं, इनको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये सिर्फ सी का डाटा दिखा रहा है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ये बी वाला टू स्ट्रिंग भी कॉल हो और ए वाला भी, तो मैं यहाँ पे एंड पे इसको प्लस सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। तो सुपर जो है वो एक कीवर्ड है जो आपको पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब अगर मैं इसको री रन करूँगा, तो ये अब वो सारे यानी कि उसने वो कॉल किए, सी कॉल हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ए कॉल हुआ, और ये दरम्यान में बी भी कॉल हुआ। तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे जो टू स्ट्रिंग हैं वो कॉल हो गए। तो यहाँ पे सुपर और फंक्शन नेम का मतलब पेरेंट क्लास का फंक्शन, पेरेंट क्लास में सुपर डॉट टू स्ट्रिंग का मतलब और ये इसका फंक्शन। तो इस तरह से ये एक चेन बन जाती है। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक क्लास बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं क्लास बनाऊं डी, और मैं इसको कहूँ जी आप एक्सटेंड करो इसको क्लास ए को और क्लास बी को, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? जावा जो है वो, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। तो जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता। ठीक है, वैसे इस वक्त वो कंस्ट्रक्टर का इशू रेज कर रहा है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड भी कर दूँ तो स्टिल एरर क्या होगा कि ये क्लास मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर अलाउ नहीं है। तो एक वक्त में दो क्लासेस इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। अब इसी तरह से वो जो पेरेंट यानी कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय डिज़ाइन नहीं है, यानी इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस एक और तरीके से इसमें अचीव की जाती है। तो इसलिए ये जो ये वाली इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप इस कोड को देखें, यानी इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, तो ये एक यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँ तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका पब्लिक डाटा, पब्लिक फंक्शंस
प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा, प्रोटेक्टेड फंक्शंस, पब्लिक डाटा और डिफ़ॉल्ट डाटा अगर विद इन फोल्डर है तो वो इनहेरिट हो जाता है। जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर की कॉल को आपको दोबारा से यानी एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है। अगर तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यानी ए में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसा कि इसमें नहीं है, इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं तो कंपाइलर खुद ही मैनेज कर लेता है कंस्ट्रक्टर कॉल्स को, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होते तो फिर वो इस तरह से कॉल नहीं करता। तो अब अगर इसको देखें तो ये ए को बी एक्सटेंड कर रहा है, बी को सी एक्सटेंड कर रहा है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं, जैसे इस क्लास में ये टू स्ट्रिंग था, इसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, और इसको क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो चाइल्ड क्लास में फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगर कोई डाटा मेंबर है, इसको आप रीडिफाइन करते हैं तो इसको कहते हैं कि हमने डाटा शेडो हो गया, हाइड हो गया चाइल्ड क्लास में, जो कि मैंने यहाँ पे किया था आई थिंक सी क्लास में। तो सी क्लास में सेम नेम से जो कि पेरेंट क्लास में था वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइप भी डिफरेंट है। तो अगर मैंने ये डिस्क एक्सेस करना है तो मैं फिर उसको पेरेंट एक्सेस करना है तो सुपर के साथ उसको एक्सेस करूँगा, अदरवाइज़ वो उसको एक्सेस कर लूँगा। तो होपफुली ये जो इनहेरिटेंस मे बी के कुछ और चीज़ें हों रह गई हूँ, बहरहाल मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो कि इनहेरिटेंस से रेलेवेंट हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर कॉल्स, ये सारा मैंने बताया है। तो अ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं उसको एड्रेस कर दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही।